बिकॉज ऐसी टाइम भी रही है हिस्ट्री में जहाँ पे 4 5 6 साल तक मार्केट्स हैज नॉट गिवन रिटर्न्स। राइट। सो इक्विटी फंड्स स्पेशली एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे फोर्स्ड रिडेम्पशन विल वर्क अगेंस्ट यू। अगर आपको ज़बरदस्ती वो रिडेम्पशन करना पड़ा तो देन वो आपके रिटर्न्स ठीक नहीं होंगे। इक्विटी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हो। सो अगर आपकी इनकम नहीं भी बढ़े लेकिन आपका अगर सिप इंटैक्ट है, आप डिसिप्लिन हो कि मैं मार्केट के उतार चढ़ाव से आई विल नॉट मूव, और मैंने जो फिक्स्ड अमाउंट सोचा है उतना मैं इन्वेस्ट हर महीने करूंगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस। अगर मैं मेरे एक्सपेंस कंट्रोल में रख रहा हूँ, सो व्हाट अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, बट एटलीस्ट मैं अगर वो फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करूँ, और बिकॉज मार्केट्स तो वॉलेटाइल रहेंगे ही। जो अभी कंसर्न है आईटी सेक्टर के लिए रिगार्डिंग एआई जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स आएंगे और इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टीसीएस इन्फोसिस लाखों में इंजीनियर्स हायर करते हैं उनका काम तो एआई एजेंट ही कर लेगा, तो अल्टीमेटली दे विल लूज देयर बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। पर एक बात याद रखिए कि ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, ये 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है विच हैज गॉन थ्रू मेनी सच टेक्नोलॉजी चेंजेस। आपकी इनकम 30,000 हो या 3 लाख, आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकता है। हमारी लाइफ के हर स्टेज में हमारे गोल्स चेंज होते रहते हैं। बेस्ड ऑन दैट हमारा म्यूचुअल फंड्स भी चेंज होना चाहिए, बिकॉज एवरी म्यूचुअल फंड हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। तो चलिए आज के इस एपिसोड में यही डिस्कस करते हैं कि अलग अलग इनकम लेवल्स पे हमारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स कौन से होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। एंड लाइक ऑल ऑफ यू नो, म्यूचुअल फंड्स की बात में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स अबाउट इन्वेस्टिंग। तो चलिए आज के हमारे एपिसोड में लेट्स वेलकम मिस्टर हितेन जैन। मिस्टर हितेन जैन इज एन इक्विटी फंड मैनेजर एट इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। मिस्टर हितेन के पास इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। पिछले 10 सालों से वो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं, जहां वो इक्विटी फंड मैनेजर के रूप में काम करते हैं। वो लार्ज कैप फंड, फोकस्ड फंड, फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और टेक्नोलॉजी फंड मैनेज करते हैं। मिस्टर हितेन ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीई किया है और सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए भी हैं। इसके अलावा उन्होंने एसपी जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में ग्लोबल एमबीए भी कंप्लीट किया है। Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात। Thank you so much for joining us again this week. हम क्या करते हैं आजकल, हम बहुत सारे फंड मैनेजर्स को लाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई डू बिलीव कि अगर हम एक फंड में इन्वेस्ट करें तो एक फंड मैनेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड हमें डायरेक्ट एक्सेस फंड मैनेजर्स के साथ नहीं होता है। सो वी ट्राई टू गेट द फंड मैनेजर सो दैट आप अपने फंड मैनेजर्स को जानिए, उनको समझिए, उनका पर्सपेक्टिव जानिए कि वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा इन देयर फंड्स, राइट? So आज हमारे साथ for the very first time we have Mr. Hiten Jain, who is the equity fund manager at Invesco AMC. And Hiten, thank you so much for coming for the first time on our show. I'm very excited to have you with us today. Thank you so much, Namrata. Very happy to be on your show today. Thank you so much. So Hiten, what we're going to do today is हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके अलग अलग इनकम लेवल्स होते हैं, तो वो कैसे अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन जनरल हाउ कैन दे मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट्स। बिकॉज ऐसे तो हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं जहाँ हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस किया है, बट आई थिंक हमारा इनकम लेवल्स, बहुत सारे लोगों का इनकम लेवल्स अलग होता है, तो इट्स ओनली फेयर टू अंडरस्टैंड कि उनका म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। या सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड जो मेरा पहला सवाल आपके लिए है वो ये है कि टेल अस अबाउट योर इन्वेस्टिंग जर्नी, राइट? सो आई वांट टू नो कि आपने कब इन्वेस्ट करना शुरू किया, कैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज़ योर पोर्टफोलियो लाइक? तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। श्योर नम्रता। सो नम्रता, अगर मैं याद करूँ मेरा माय स्टार्टिंग जर्नी इन इन्वेस्टिंग, तो इन हाइंडसाइट क्लियरली इट्स नॉट बीन ग्रेट। मैं कहीं ना कहीं इतनी एजुकेशन नहीं थी, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट जब मैं पढ़ रहा था इन टू सो आई पास्ड इन 2001, पर्सनल फाइनेंस करके कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। ओके। हालांकि एमबीए इन फाइनेंस किया, लेकिन पर्सनल फाइनेंस करके कभी कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। हमने कंपनीज की पीएनएल बैलेंस शीट पढ़ना तो सीखा, लेकिन कभी खुद की पीएनएल बैलेंस शीट कभी नहीं बनाई, और इन्वेस्टिंग भी एक सिस्टमैटिक मैनर में हुई नहीं। हालांकि एक्विटी मार्केट से मेरा इंट्रोडक्शन तो काफ़ी जल्दी हो गया था,
आउट ऑफ इंटरेस्ट, एंड मे बी दैट वाज द टाइम जहाँ पे 2003 में मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की. दैट वाज द टाइम वेयर देयर वाज दिस मैसिव बुल रन चल रही थी इंडिया में, और मैं कर रहा था इंजीनियरिंग, लेकिन न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ के, मार्केट्स के बारे में पढ़ के मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता था. और वो आईपीओ, नॉर्मली अच्छी मार्केट में आईपीओस काफ़ी आते हैं. सो आईपीओ फॉर्म भर के, दोज डेज हमें पेपर फॉर्म भरना होता था, तो आईपीओ फॉर्म्स भरता था, लिस्टिंग गेन्स करते थे. तो वैसे तो मैंने काफ़ी जल्दी स्टार्ट की, लेकिन एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग नहीं रही मेरी. एंड आज मुझे, एंड ऑब्वियसली जैसे मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्को में 10 साल से हूँ. सो जैसे ही मैं म्यूचुअल फंड में आया, एंड मुझे ओवर द ईयर्स समझ आई कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, रादर देन आप खुद से इन्वेस्ट करो एंड वर्सेस प्रोफेशनल डूइंग इट, और एक प्रोसेस ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो. खुद से भी अगर आप में कैपेबिलिटी है तो कोई गलत नहीं अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो, लेकिन उसको एक प्रोसेस होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, Yeah. एक सिस्टमैटिक रेगुलर इन्वेस्टिंग होना चाहिए. तो वो मेरी लाइफ में वो जर्नी लेट स्टार्ट हुई, एंड ओवर द लास्ट 10 years, और इनफैक्ट मोर देन दैट, इन्वेस्टमेंट लार्जली इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स. Okay. पर्सनल स्टॉक्स तो हम लेते नहीं हैं, म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं. एंड थैंक्स टू माय प्रोफेशन के मैं मेरे फंड में ही लार्जली इन्वेस्ट करता हूँ. सो उस तरह से स्किन इन द गेम सर्कुलर तो अभी आया, बट पहले से ही मैं मेरे फंड में ही इन्वेस्ट करता था. Okay. So in that sense, it's largely mutual funds, and that too in my own funds. Okay. So, what would be your favorite mutual fund category, हितेन? अगर आपको अपनी favorite category के बारे में बात करना पड़े तो वो कौन सी होगी? So Namrata, it has changed over the years. स्टार्टिंग में जब इनकम लेवल कम होती है तो जनरली रिस्क एपेटाइट भी कम होती है. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम, अगर और नम्रता, एक बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्सनैलिटी. पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो वॉलिटिलिटी होती है उसमें हम अपने आप से कैसे डील करें. what is good for me may not be good for you. Right. मेरी सिस्टर है, वन ऑफ माई सिस्टर, आई जस्ट रिकलेक्ट, उसे मैं अगर कहूँ कि आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन है तो शी बिकम्स अनवेल. So and people also evolve in their life in terms of their ability to take that volatility. So starting में I was more risk averse, and I invested more into index funds, large cap category. And over the years, जैसे जैसे मेरी saving बढ़ी, I also started investing into more riskier categories like mid cap, small cap, and flexi cap as well, and even focused category, which is akin to a PMS strategy, जहाँ पे हम concentrated bets लेते हैं. Yeah. So it has evolved over the years, and today, basis the opportunities जो मुझे दिखती है मार्केट में, अकॉर्डिंगली मैं मेरा पैसा उस कैटेगरी में डाइवर्ट करता हूँ, उस सेक्टर में डाइवर्ट करता हूँ. सो दैट्स बीन माय जर्नी, एंड दैट्स हाउ मैं मेरा इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करता हूँ. ओके. ओके. सो हितेन, आपने बोला था कि जब आपकी इनकम शायद कम थी तब आपका रिस्क टेकिंग थोड़ा कम होता था, लेकिन एज योर इनकम हैज़ गॉन अप आप ज़्यादा रिस्क लेने लगे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी जनरल मैनर कि एक इन्वेस्टर का जो इनकम है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए. लाइक हाउ कैन वी मैनेज आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन आवर इनकम. सो लेट्स डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. लेट्स से 20 to 30, जब शायद आप अपना करियर की शुरुआत कर रहे हैं और आपकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं होती है. 30 to 40 जहाँ पे यू आर एट मॉडरेट इनकम लेवल्स, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होता है. तब प्रॉब्ली यू गेटिंग मैरिड, यू हैविंग किड्स, तब आपके वो लाइफ गोल्स बहुत सारे होते हैं. 40s एंड 50s जब आपका इनकम लेवल शायद काफ़ी ज़्यादा होता है, इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट. तो आप इन 3 को अगर हम ब्रेक कर दें तो कैन यू टेल अस कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे इवॉल्व हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. श्योर. सो जैसा मैंने बताया कि जब हमारी इनकम कम होती है, सो उस वक्त रिस्क एपेटाइट भी रिलेटिवली कम होनी चाहिए, बिकॉज अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी रिक्वायरमेंट हुई, एंड अगर हमें वो फंड्स की ज़रूरत पड़ी,
तो उस वक्त अगर अगर मार्केट्स वीक हुई तो अननेसेसरी हमें फोर्स्ड रिडेम्पशन करना पड़ेगा। जी। सी इक्विटी एसेट क्लास ऐसी एसेट क्लास है जो जो लॉन्ग टर्म एसेट क्लास माना जाता है। इट्स गॉट द हाईएस्ट ड्यूरेशन, ओके। बिकॉज ऐसी टाइम भी रही है हिस्ट्री में जहाँ पे 4 5 6 साल तक मार्केट्स हैज नॉट गिवन रिटर्न्स। राइट। तो अगर हमें इक्विटी फंड्स स्पेशली एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे फोर्स्ड रिडेम्पशन विल वर्क अगेंस्ट यू। ओके। अगर आपको जबरदस्ती वो रिडेम्पशन करना पड़ा तो देन वो आपके रिटर्न्स ठीक नहीं होंगे। सो ऐसे इक्विटी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हो एंड अगर मार्केट्स वॉलेटाइल हो तो आप पे कंपलसरी नहीं हो रिडेम्पशन करना। यू कैन एक्चुअली लिव दैट साइकिल, और जब मार्केट्स ठीक करे सो एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप रिडेम्पशन ले सके। जी। सो इन दैट सेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके गोल्स क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है। जो आपने इनकम ब्रैकेट बताई 20 to 30, एज जो एज ब्रैकेट बताई आपने 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज, एट दैट पॉइंट इन टाइम आपके रिलेटिवली रिक्वायरमेंट कम होते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके इनकम लेवल भी कम होते हैं। Yeah. सो एंड अगर अगर मैं इफ आई थिंक अबाउट कि व्हाट परसेंटेज शुड यू इन्वेस्ट, सो आई थिंक roughly 20 to 30% is a good number to start with to invest. अगर हम सोचे, देखो आज की तारीख में एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो वहाँ पे करीबन उसका ईपी मैंडेटरी गवर्नमेंट ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, करेक्ट। which is 12% of your basic, and your basic is 50% of your salary. यस। So overall आप 6% of your salary एक ईपीएफ में इन्वेस्ट होता है, और वो एम्प्लॉयर मैच करता है जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। सो 12% तो गवर्नमेंट ही मैंडेटरी आपका इन्वेस्ट करवाता है आपकी सैलरी से। जी। वो ऑब्वियसली एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो स्मॉलर सेविंग स्कीम हम कहते हैं। Yeah. तो अगर गवर्नमेंट मैंडेटरी 12% करा रहा है तो हम हमारे एंड पे एटलीस्ट उसका 1x या 2x विच इज एनीवेयर बिटवीन 12 to 25% इक्विटी में इन्वेस्ट करे, जो हमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करे और एक्चुअली हमारी इनकम लेवल बढ़े ओवर टाइम। सो आई थिंक 12 to 25% इज अ गुड नंबर टू स्टार्ट विथ। Okay. And then when you proceed, so when at the age of 30 to 40, again that will be a time where you would have your wedding coming up. Now this is subjective, some people may get married before 30, so it's all subjective. Sure. आपको आपकी requirements plan करनी है and accordingly. So I think this number should keep increasing as your income levels increase, and as your age also increases over time. बट एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे फिर आप वंस यू क्रॉस 40 और वंस यू क्रॉस 50, so then you also have to think about your needs. So in that sense एक काफी कॉमन फॉर्मूला है जिसे 100 minus age कहते हैं। if you are at the age of 30 years, you subtract 30 from 100, 70%, 70 बचा, so you should invest 70% of your asset allocation should be in equities. Okay. That's a very fundamental theoretical rule, and I think it is a very simple rule and it is even valid today. Okay. So basis your personality, your behavior, basis your expenses that you have in mind, or the expenses जो आपके आगे जो आपको दिख रहे हैं, and basis your age, इस तरह से आप आपका equity allocation decide कर सकते हैं। Okay. Okay. So what we are saying is कि obviously आपका at least 20 to 30% investment 20s में होना चाहिए and 30s में maybe take it up slightly. So 30-40% ideally should be in your 30s. Okay. Can you tell us specific mutual fund categories, especially let's say low earning when your income is not very high versus when you are in that probably middle management, higher management kind of role. तो आपका म्यूचुअल फंड कैटेगरीज वो कौन कौन सी हो सकती हैं? आई एग्री कि ये सब्जेक्टिव है बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग एट अ हाई लेवल अगर कुछ मस्ट हैव कैटेगरीज होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं? देन ऑफ कोर्स आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। यस, श्योर। सो जैसा मैंने बताया, एटलीस्ट आपके जो इमीडिएट लिक्विडिटी नीड्स होती है, जैसे 3 to 6 months ऑफ योर एक्सपेंस, वो आप लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट या आर्बिट्राज फंड जैसे फंड्स में डालें, बिकॉज वहाँ पे
इट्स अ लो रिस्क लो रिटर्न, बट क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपके एक्सपेंस है, तो वो कैटेगरीज आपको हेल्प करेंगे. And then the next level is your index funds. Okay. Uh, I think if you're a very new investor and you also don't know how your behavior will be with the volatility that is there, I think it's a good way to start with your index funds. Okay. And then go towards the large cap funds. Large cap fund एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे कंपनीज आर वेरी लार्ज, काफ़ी स्टेबल कंपनीज होती है, तो वहाँ पे वॉलिटिलिटी रिलेटिवली कम होती है, जी. and those companies can also give you a decent return. So after index funds, I think large cap funds एक ऐसा category है जहाँ पे investors should invest. And once he's created some kind of a wealth for himself, and he's also understood that his behavior adjusts to the volatility in the market, फिर उस वक्त एक investor mid and small cap भी सोच सकता है, Okay. where he's okay to take the higher volatility product, which is mid cap and small cap. Okay. And if an investors obviously किसी को combination भी चाहिए होता है, so in that case flexi cap or a multi cap strategy also fits in very well, where you want a combination of large cap, mid cap and small cap. Okay. And उसके ऊपर एक नम्रता, एक काफी कॉमन क्वेश्चन हमें फंड मैनेजर्स को मिलता है कि सर स्टॉक्स बताइए आप. फंड्स तो ठीक है, वो तो हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक स्टॉक बताइए, क्योंकि हमें हाई रिस्क लेनी है. इस इफेक्टिवली मीन्स दैट हमें वी आर ओके टू टेक हायर रिस्क. सो आई थिंक वहाँ पे इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो है फोकस्ड फंड, Right. विच एसेंशियली इन्वेस्ट ओनली इन 30 स्टॉक्स. Hmm. ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड Portfolio. प्रोडक्ट है, जहाँ पे हम खाली अप टू 30 स्टॉक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं. So that's for the investors who are on the lookout for a high risk, high return category. Okay. क्योंकि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए मेरी ये सलाह होगी कि हालांकि स्टॉक्स लेना काफ़ी एक्साइटमेंट लगता है, बिकॉज जब वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो हमें लगता है कि यार हम भी पार्टिसिपेट करें. जी. बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं आपको एक स्टॉक बता भी दूं कि इन्वेस्ट कीजिए, आपको बेचने के टाइम पे अगर मैं आपको नहीं मिला तो फिर आपको इन्फॉर्म कौन करेगा कि भाई ये स्टॉक बेचना है. सो इन दैट सेंस एक फोकस्ड फंड एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, जो आई थिंक जिसे हाई रिस्क और हाई रिटर्न की अपेक्षा हो, दिस कैटेगरी इज फॉर दैट. सो लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एंड सबसे ऊपर हाई रिस्क हाई रिटर्न में आता है फोकस्ड फंड. ओके. सो इधर ये बताइए कि जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलते हैं एंड लेट्स से पीपल नो यू और आप अपनी बिल्डिंग में जा रहे हैं, डू पीपल कीप आस्किंग यू फॉर स्टॉक टिप्स कि बताइए किस में इन्वेस्ट करूं, कौन सा स्टॉक अच्छा होगा, आप तो यही करते हैं पूरा दिन. सो डू यू गेट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ डू यू डील विद समथिंग लाइक दिस? Yeah, no, that is quite common. I mean, everywhere you get those kind of questions. तो उसी पे मेरा आंसर यही होता है कि मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आपको एग्जिट करने के लिए कौन इन्फॉर्म करेगा फिर? अगर मैं आपको नहीं मिला या मैं आपको भूल गया बताना, इवन इफ यू आर माय वेरी डियर फ्रेंड. So in that sense, I always encourage them to take advantage of a focused fund. Okay. All right. Okay. So, then आपने 100 माइनस एज रूल के बारे में बात की, which is basically 100 माइनस योर एज will tell you कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका कितना परसेंटेज एक्विटी में जाना चाहिए. So, ऐसे ही डू यू थिंक और भी कुछ रूल्स हैं जो एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए? So, मे बी अगर आप 2 या 3 ऐसे और रूल्स बता पाएँ, बिकॉज़ समटाइम्स मुझे लगता है कि अगर हमें नहीं भी पता है कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ अगर हम सिंपल से रूल्स ही फॉलो कर लें, हमारा इन्वेस्टमेंट्स अच्छा हो जाता है, राइट? सो कैन यू टेल अस at least 2-3 more such rules? Sure. So I think इसमें एक बेसिक रूल ये है कि आप एक डिसिप्लिन रखिए. देखो, ये नंबर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन एक डिसिप्लिन यूनिफॉर्म होना चाहिए. Okay. अगर आप एसेट एलोकेशन के तौर पे अगर आपके इन्वेस्टमेंट से यू आर नॉट कंफर्टेबल विद अ वेरी हाई इक्विटी एक्सपोजर, Right. इवन इफ यू कीप अ लो इक्विटी एक्सपोजर, लेकिन आप ये इंश्योर कीजिए कि आप उसे समय ज़्यादा दें. इट्स हालांकि हम ये बात ज़रूर करते हैं कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं, मुझे क्या रिटर्न आएगा, लेकिन कितने समय तक इन्वेस्ट करूं ये जनरली डिस्कशन होता नहीं है. होता नहीं है. Yeah.
and जैसा बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इज द इज एन थिंग which is highly underappreciated. सो कंपाउंडिंग कुछ नहीं है, बट ये यही है कि आप समय दीजिए आपके इन्वेस्टमेंट को, बिकॉज जब आप ओवरऑल आपका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न तो आता है, प्रिंसिपल भी आता है, बट उसके अंदर टाइम पीरियड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. राइट. तो आई थिंक एक रूल ये है कि आप ऐसा इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आप उसे लंबा समय दे सके. दिस इज वन रूल विच आई थिंक इज अंडर अप्रिशिएटेड, और आपके चैनल के थ्रू मैं आपके व्यूअर्स को ये एनकरेज करना चाहूँगा कि यू गिव योर इन्वेस्टमेंट्स मोर टाइम. एंड आई थिंक अनदर रूल विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव इज SIP. आप जो भी आपका एलोकेशन हो, आप इंश्योर कीजिए कि आप डिसिप्लिन रखिए और हर महीने वो इन्वेस्ट कीजिए. और SIP ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे जब मार्केट्स ऊपर होते हैं तो आप कम खरीदते हो, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स्ड है, और जब मार्केट्स नीचे होते हैं तो आप ज़्यादा खरीदते हो. राइट. तो ये इनवेरिएबली आपका एलोकेशन ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है. हालांकि आप नंबर आपका फिक्स है कि मैं 10,000 या 20,000 ही हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप जब उसकी प्राइसिंग कम हो तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो. राइट. और तो ऑटोमेटिकली ओवर टाइम आपका वो एलोकेशन विल इंश्योर कि आपको डिसेंट एक एलोकेशन हो. I think that is second rule which I think investors should keep in mind, apart from having a fixed percentage in mind. Okay. And otherwise, it's a very simple thing that अगर आपकी risk appetite high हो, तो 100 minus age के बदले आप 110 minus age भी कर सकते हो, 120 minus age भी कर सकते हो. Okay. So automatically आपका equity allocation बढ़ जाएगा in that sense. अगर आपके खर्चे कम हो, आपके पास स्पेयर मनी है जो आपको नेक्स्ट 7-8 ईयर्स के लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको लगता है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, सो इवन दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग नंबर, जहाँ पे आप 120 माइनस एज कीजिए और जो भी नंबर आता है उतना आप इक्विटी इन्वेस्ट कीजिए. ओके. ओके. कूल. सो हितेन, आप जो है इन्वेस्को का लार्ज कैप फंड मैनेज करते हैं, एंड यू आल्सो मैनेज द फोकस फंड. तो पहले लार्ज कैप फंड की बात करते हैं. तो प्लीज टेल अस कि एज अ फंड मैनेजर ये जो फंड है ये अल्फा कैसे जनरेट करता है, हाउ इज इट बीटिंग द बेंचमार्क? बिकॉज इवेंचुअली कोई भी लार्ज कैप फंड में आई डू बिलीव कि पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी हो सकता है, बिकॉज इवेंचुअली वो सो दे ओनली दोज 100 स्टॉक्स दैट यू हैव, राइट? सो हाउ डू यू ट्राई टू जनरेट अल्फा? बिकॉज आई थिंक वो हर इन्वेस्टर जानना चाहेगा. No, sure. So Namrata, it's a good question. See, honestly, large cap fund मैं थोड़े सालों से मैनेज कर रहा हूँ, and historically एक रेंज रहा है where around 45 to 50% एक्टिव वेट्स रहा है हमारे पोर्टफोलियो में. Okay. which means के 50% of my portfolio or 50% of my weights in the portfolio is different from the index. From the index, yeah. Even with having only 100 stocks. 100 stocks is essentially the index जो एक यूनिवर्स डिफाइन किया गया है. ये एक रेगुलेटरी नॉर्म है जहाँ पे आप उसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट यू आर ऑलवेज ट्रू टू द कैटेगरी. एक निवेशक आता है लार्ज कैप फंड्स में, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई वो बहुत बड़ी स्टेबल कंपनीज हो, वहाँ पे ही मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट हो. इसके लिए ये रूल है, और वहाँ पे रेगुलेटर ये कहता है कि आप 80% तो आप निफ्टी 100 या फिर टॉप 100 मार्केट कैप कंपनी से इन्वेस्ट कीजिए, और रिमेनिंग 20% आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो. लार्ज कैप भी रख सकते हो, मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी. तो वहाँ पे तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है फॉर अ लार्ज कैप फंड टू गो टू टेक अल्फा अपॉर्चुनिटीज. और 80% है, उसमें भी आप वेट्स डिफरेंट ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या लगता है कि विच कंपनीज आर गोइंग टू डू वेल ओवर द नेक्स्ट 2-3 years. वहाँ पे आप आपका पोर्टफोलियो ग्रेविटेट कीजिए. सो आई थिंक द मैसेज इज दैट अराउंड 50% ऑफ द पोर्टफोलियो इज डिफरेंट, एंड विच इफ इन्वेस्टेड इन अ राइट मैनर will help you generate that alpha. Okay, fair enough. So अब बहुत सारे लोग, so I actually talk to a lot of investors on a day-to-day basis, and a lot of investors say कि मेरी तो सैलरी नहीं बढ़ती है, और अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ाऊँ, राइट? बिकॉज वी टॉक अबाउट स्टेपिंग अप, वी टॉक अबाउट कि हर साल आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना चाहिए, लेकिन a lot of investors end up saying that. So
व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका शायद इनकम हर साल नहीं बढ़ रहा है, वो कैसे मे बी हर साल अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स? हाउ हैव यू डन इट? मे बी यू कुड टेल अस थ्रू योर या एग्जांपल और सम अदर एग्जांपल. श्योर। नहीं तो नम्रता, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन केस जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 इनपुट वेरिएबल्स। एक तो आप कितना पैसा निवेश करते हैं, एक क्या रिटर्न आता है। रिटर्न इज़ अ फंक्शन ऑफ कितनी रिस्क लेते हो आप, राइट. और कितना टाइम ड्यूरेशन आप देते हो वो इन्वेस्टमेंट को। Sure. सो अगर आपकी इनकम नहीं भी बढ़े, लेकिन आपका अगर सिप इंटैक्ट है, आप डिसिप्लिन्ड हो Mhm. कि मैं मार्केट के उतार चढ़ाव से आई विल नॉट मूव, और मैंने जो फिक्स्ड अमाउंट सोचा है उतना मैं इन्वेस्ट हर महीने करूंगा ही, Hmm. इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस। अगर मैं मेरे एक्सपेंस कंट्रोल में रख रहा हूँ, सो व्हाट अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, बट एटलीस्ट मैं अगर वो फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करूँ, बिकॉज मार्केट्स तो वॉलेटाइल रहेंगे ही। Hmm. आप इशू करेंगे तो हर 6 महीने में एक रीजन कुछ अलग होता है, बट वॉलिटिलिटी तो होती है मार्केट में। True. तो अगर आप डिसिप्लिन रख रहे हो और आप फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप इंश्योर कर रहे हो कि आप उसी प्राइस में ज़्यादा माल खरीद रहे हो या फिर कम माल खरीद रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशंस जो है मार्केट में। सो Okay. उस तरह से नम्रता, आई विल से वन शुड नॉट बी वरीड कि यार मेरी इनकम नहीं बढ़ रही Hmm. है, तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ, मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूँ। आप जो जो आप अगर आप डिसिप्लिन तरह से हर साल, एंड इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एंड डिसिप्लिन तरह से आप अगर हर महीने वो अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे इन अ कंसिस्टेंट मैनर, still you will end up at a nice place. Okay. Can you give me an example of maybe ऐसे कोई investor जिनसे आप मिले थे, या फिर in your personal story कोई, do you have any SIP story जहाँ पे किसी ने शायद बहुत कुछ अचीव कर लिया या बहुत सारे गोल्स अचीव कर लिए just through simple SIPs? Would you tell us some example? Uh, नहीं श्योर। सो SIP, देखो ये एक लास्ट 5-6 years में दिस ट्रेंड हैज पिक्ड अप मीनिंगफुली। हालांकि ये ट्रेंड रही है Hmm. काफ़ी सालों से, बट क्लियरली लास्ट, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग एज एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, काफ़ी ये अच्छा लगता है कि क्लियरली इन्वेस्टर्स हैव अवेकन टू दिस Yeah. अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो जब मैं इन्वेस्टर से मिलता हूँ, तो आई गेट मेनी स्टोरीज सेइंग दैट मैं कॉन्स्टेंटली SIP से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और इनफैक्ट द एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो गुड सो फार that people are not so much keen in breaking those investments. They actually want to continue their investments longer. Hmm. And I think एक टेस्ट रहेगा ये इंडस्ट्री के लिए कि ये ट्रेंड इंटैक्ट रहे, Right. क्योंकि markets, while they have been volatile, still I will say the markets have been kind. Mhm. We have not seen any massive drop, big drops that we have seen historically last 6-7 साल में. So I think आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहूँगा कि we don't know फ्यूचर में क्या होगा. Future by definition is uncertain. हम all of us make an attempt with a probability to predict the future, Yeah. but it comes with its own uncertainty. So in any eventuality, I think it's very important that you ensure that you don't deviate from your SIP investments, because that will be the real test. अगर आप कंटिन्यू करेंगे वो SIP इन्वेस्टमेंट्स, तो आपके वो जो गोल्स है आप मीट कर पाएंगे। So, when so I was just telling about my this particular SIP story. So I have 2 kids. I have a daughter who's about 8 and my son is about 6. And when they were born, तो हमने क्या किया? We started SIP in their name. So we said कि उनके college fees के लिए let's start an SIP. So we started a simple 5,000 rupee SIP for each of them. And what we started doing was, जो भी हमें पैसा मिलता था, जब पैदा हुए तो you get money from friends, relatives, जो भी है, प्लस उनके बर्थडेज पे भी जो भी दादा दादी नाना नानी सबसे जो भी पैसा मिलता है, वी जस्ट कीप पुटिंग इट इन दोज फंड्स. सो अभी इन द लास्ट 6 years or 8 years for my daughter, there's already so much which is accumulated because we just were so disciplined about that simple SIP plus some additional lump sums every year. तो अगर मान लो हमें बर्थडेज पे 20,000 रुपया मिला, तो हमने उसके ऊपर 20,000 अपना टॉपअप कर दिए, सेट कि चलो 40-50,000 लमसम कर दो उनके बर्थडे पे, ओवर एंड अबव द SIPs जो जा रहे हैं, राइट. सो आई थिंक ये इतना सिंपल सा चीज़ है, बट जस्ट
helps you in creating wealth. ऐसा नहीं है कि 5,000 SIP महीने का आपको आपकी पॉकेट को पिंच कर रहा है इतना, but it is creating that wealth in the long term, like you said, right? कि एक disciplined तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. So I recommend this to all the viewers who have kids. You know, just do this. अगर आप अलग से कुछ इन्वेस्ट नहीं भी कर पा रहे हो उनके लिए एक सिंपल सा SIP शुरू करिए, maybe in a good flexi cap fund. I do in mid and small caps because I'm a very strong believer. I think 18 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मिड एंड स्मॉल कैप्स विल डू वेल. But feel free to do it in a good flexi cap fund. And I think your children's college fees will be sorted with a simple 5,000 rupee SIP. Okay, so नहीं नहीं, सही बताया नम्रता. ये कल्चर की बात है. दिस इज द कल्चर दैट यू हैव क्रिएटेड एट योर होम, and it is not difficult, as you rightly said, and everyone wants to create wealth Yeah, for their children. I think ये awareness and एक culture की बात है, which should be people should actually learn from this. That's a very good example that you have given. thank you. So let's understand this. आपने recently हितेन एक interview में बोला था that improving asset quality and expanding credit cycle in the Indian public sector banks, right? तो इसके बारे में बताइए, and how does this benefit mutual funds? So asset quality मतलब ये NPA की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अगर आप मार्केट्स ट्रैक कर रहे हो, अगर आप मार्केट्स ट्रैक कर रहे होंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि कोविड के पहले इंडिया में एक NPA प्रॉब्लम थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. हम मीडिया में काफ़ी बैंक्रप्सी केसेस पढ़ते थे. हम पढ़ते थे ये बंदा देश छोड़ के चला गया, इन पे इतना डिफ़ॉल्ट है, बैंक्स NPA नहीं दिखा रहे हैं, बैंक्स लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज उनके पास बहुत सारे रिस्ट्रक्चर्ड असेट्स है. सो वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था कंट्री के लिए, जहाँ पे एक क्लीन अप हो रहा था, NPAs रिकग्नाइज हो रहे थे. और पोस्ट कोविड हम अभी देखें तो अभी हम ऐसी कोई चीज़ पढ़ते नहीं है, राइट? अभी आप न्यूज़पेपर खोल के देखोगे तो यू डोंट रीड अबाउट बिग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. एक बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे कोई NPA प्रॉब्लम नहीं है, तो बैंक्स की बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन हो चुकी है. और अगर आप हिस्ट्री देखें तो टिपिकली एक इकोनॉमी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग हो, और फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग तब भी होता है जब भी उन्हें NPA प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज लोन देना इजी है, पैसे बांटना इजी है, कलेक्ट करना डिफिकल्ट है. तो अगर कोई बैंक ने, इफ द बैंक इज हैविंग अ गुड रिकवरी ऑफ देयर लोन्स, then naturally they will want to give more loans and thereby push the economy for growth. And that is why I think at this point in time जहाँ पे NPA प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे हम कहते हैं कि we are in an expanding credit cycle. और एक फाइनेंशियल सिस्टम एक बैकबोन होती है इकोनॉमी के लिए. अगर हमारी फाइनेंशियल सिस्टम गुड हेल्थ में है तो इट ऑलवेज हेल्प द इकोनॉमी. और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 साल हमारी मैक्रो, देयर आर अदर रीजंस एज वेल, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ पे इट हेल्प्स द इकोनॉमी टू ग्रो. एंड वो जो मेरा स्टेटमेंट था इंटरव्यू में, इट वाज इन दैट कॉन्टेक्स्ट के बैंक्स, और बिकॉज PSU बैंक्स को भी NPA प्रॉब्लम काफ़ी थी प्री कोविड, एंड अभी सबकी बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है, and all of these banks are able to lend very freely, and that helps the overall ecosystem. So you know why I asked you this question, Hiten, is क्योंकि आप large caps handle करते हैं, and you know आपने जवाब दिया, which is great, and of course economy wise of course the banking system has to be really foolproof. लेकिन you know मुझे लगता है कि अगर हम आप लार्ज कैप और फोकस फंड्स में मैनेज करते हैं, लार्ज कैप्स में अगर हम देखें तो financial services का बहुत बड़ा contribution है. We have a lot of stocks belonging to the BFSI sector in the top 100 companies, right? So इसका मतलब ये है कि can we say कि mutual funds जो large cap funds होते हैं उनका direct performance impact भी होगा, क्योंकि हमारे portfolio में BFSI काफ़ी एक बड़ा segment होता है. Can we say that as an investor, अगर मैं देखूँ कि BFSI का मेरे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट होगा? डू यू थिंक लार्ज कैप्स में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कंपेयर टू अदर कैटेगरीज? No, you are right, because large companies जो है वहाँ पे BFSI exposure index level पे काफ़ी हाई है. So a Nifty 100 index, which is a large cap index, वहाँ पे BFSI contribution ज़्यादा है compared to a mid cap or a small cap index.
सो यू आर राइट कि अगर BFSI सेक्टर ठीक कर रहा है तो आपका इनवेरिएबली देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट आपके फंड में भी BFSI हाई होगा, बिकॉज अब ऑब्वियसली एक फंड मैनेजर के पास लीवे होता है कि वो अंडरवेट या ओवरवेट हो सके वो सेक्टर को लेके। अगर सपोज BFSI ठीक नहीं कर रहा है तो मे बी आई विल, इंडेक्स में 35% है लेकिन मैं मेरे फंड में कम भी रख Sure. सकता हूँ वो वेट। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। वहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस होता है कि अगर हमारी फाइनेंशियल सिस्टम ओके चल रही है तो अदर सेक्टर्स भी बेनिफिट Sure. करते हैं। बट अगर हम, विच इज अ सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट, बट अगर हम फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट देखें तो येस, BFSI is a large contributor to the index and to the overall markets। और अगर BFSI सेक्टर हमारा गुड हेल्थ में है तो इट डेफिनेटली हेल्प्स म्यूचुअल फंड्स। Okay. 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 So now let me ask you this question. Suppose एक इन्वेस्टर है जिनको अपने इक्विटी फंड से एग्जिट करना है बिकॉज लेट्स से कि बहुत लॉसेस हो गए हैं, सो व्हाट वुड यू टेल सच अ पर्सन? नहीं, उससे मैं यही कहूँगा कि आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग जो आपको करना चाहिए कि आपको लॉस हुआ इसके लिए आप फंड से रिडेम्पशन ले रहे हो। इनफैक्ट ऐसे टाइम पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, किस कैटेगरी में डाल रहे हो, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ मच टाइम यू आर ट्रैवलिंग इन दैट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली एट अ टाइम जहाँ पे आपको लॉसेस ज़्यादा है। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको डेफिनेटली रिडेम्पशन नहीं लेना है। इनफैक्ट वैसे टाइम पे आपको और इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज एक चीज़ आपको बार्गेन में मिल रही है, राइट? जब जब लॉसेस हो रहे हैं विच मीन्स के मार्केट्स हैव करेक्टेड, वैल्यूएशंस हैव बिकम चीपर। अगर हम कुछ सामान लेने जाते हैं बाजार में तो अगर डिस्काउंट होता है तो हम एक्चुअली ज़्यादा खरीदने की जी। कोशिश करते हैं। व्हेन इट इज़ बाय टू गेट टू फ्री तो हम एक के बदले दो चीज़ खरीदते हैं। व्हाई? वी वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट बार्गेन। तो फिर इन्वेस्टमेंट में भी आप एक बार्गेन के वक्त आप रादर देन बाइंग आप सेल कर रहे हो। सो आई थिंक इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव फॉर यू। सो ये तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऐसे वक्त में तो डेफिनेटली रिडेम्पशन ना करे, अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं हो घर पे। I think then you should stay invested, especially during tough market Okay. conditions. Okay. So now, I also want to ask you about portfolio rebalancing क्योंकि portfolio rebalancing I think is very essential क्योंकि like you said कि हर Yes. investor evolve होता है with time in terms of life stages, in terms of financial goals, and वो portfolio rebalancing becomes very essential. तो आप हमें ये बताइए हितेन जी कि एक इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? सो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जैसा मैंने बताया कि जैसे आपके लाइफ गोल चेंज होते हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, जैसे आपका बिहेवियर चेंज होता है, अकॉर्डिंगली यू शुड ऑल्सो मॉडिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। सो एज आई सेड दैट अगर आपके कोई रिस्क एपेटाइट आपकी बढ़ जाती है ओवर टाइम, बिकॉज आपने एक सेफ्टी नेट क्रिएट किया गया है, जो जो विच विल इंश्योर दैट आपके जो भी इवेंचुअलिटीज हो या जो भी गोल्स हो उसके लिए आपके पास इनफ जी। फंड्स है। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर रिस्क एपेटाइट and you can actually go into more aggressive categories like say a focused जी। fund or or a PMS kind of a Yeah. category where you want to take more Hmm. risk at that point in time। एंड लाइकवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई कोई आपके खर्चे आने वाले हैं ओवर द नियर टर्म एंड आपके पास एक लिमिटेड समय है, ऐसे आपके पास 2 साल के बाद आपका कोई बड़ा जी। खर्चा आने वाला है या 3 साल के बाद, सो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू शुड move from a riskier category to a more diversified, safer category. At that stage, you should perhaps move from your mid cap or a focused category to a large जी। cap category. ओके। ओके। एंड सो दैट्स द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। और अगर नम्रता मैं कहूँ, जैसे हम हमारे खुद के जैसे हम पोर्टफोलियो रन करते हैं, so we always keep doing that, so it's in slightly in a different context here, that when I want to make my portfolio more risky, so at that point in time I increase my mid and small cap ओके। exposure,
बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि एक रिकवरी आने वाली है और मिड एंड स्मॉल कैप की वैल्यूएशन सस्ती हो गई है. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम वी मेक आवर फंड्स मोर जी रिस्कियर, एंड देयर आर टाइम्स वेयर वी सी दैट देयर आर वैल्यूएशंस ठीक नहीं है. So at that point in time, we also tend to make our portfolio slightly less Sure. risky. So we go into more Sure. safer names. So this is the kind of rebalancing that investors should also do basis their Okay. requirements. So, when we talk about valuations, right? A lot of मुझे लगता है कि इतने सारे लोग वैल्यूएशंस की बात करते हैं. एज एन इन्वेस्टर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक सेगमेंट या एक स्टॉक या एक म्यूचुअल फंड अभी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है? लाइक इज इट अ गुड टाइम टू बाय अ पर्टिकुलर कंपनी और नॉट अ गुड टाइम, राइट? जैसे अभी सब लोग बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशंस थोड़े बेटर हुए हैं कंपेयर टू हाउ इट वाज मे बी लास्ट ईयर, राइट? मे बी मिड कैप्स में बेटर और ज़्यादा हुए हैं, बट जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एज एन इन्वेस्टर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये वैल्यूएशंस अभी सही हैं या नहीं हैं, और जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट पीपल आर सेइंग आई शुड डिसाइड दैट. No, so that's a good question, Namrata. And so let's understand that ये एक प्रोफेशनल जी फील्ड है. सो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट फंड मैनेजर इनवेरिएबली इज इंश्योरिंग कि वो उसका पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली जी ग्रेविटेट करे. अगर मुझे अगर 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 मुझे लग रहा है कि कोई मेरे स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गए हैं या वहाँ पे मुझे अर्निंग्स का विजिबिलिटी कम लग रहा है, सो ऑटोमेटिकली आई एम गोइंग टू मूव माय पोर्टफोलियो फ्रॉम दोस नेम्स टू नेम्स वेयर आई फील दैट रिस्क जी रिवॉर्ड इज बेटर. सो ऑनेस्टली एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपने अगर अच्छे फंड हाउस में इन्वेस्ट किया है जहाँ विच इज़ बैक्ड बाय गुड रिसर्च और उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रही है, सो देन यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोफेशनल that he will make the necessary shift in the portfolio in terms of identifying better risk reward opportunities for okay you. okay so you know we've spoken about your personal portfolio, but just want to understand a little more. आप हमें थोड़ा डीप डाइव करके बताइए तेन जी कि अगर हम आपका पोर्टफोलियो देखें विच इज़ ₹100, तो उसमें आपने एक्विटी में कितना डाला है, एंड हाउ व्हाट इज़ योर असेट एलोकेशन लाइक, एंड कौन कौन से फंड्स में आपने एक्विटी में इन्वेस्ट किया है? श्योर नम्रता. सो अगर मैं सोचूं तो in my case I think my equity allocation would be closer to 50 to 60%. I would have equity contribution. एंड अगर मैं कैटेगरीज देखूँ तो जैसा मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ माय फंड्स आर इन्वेस्टेड इनटू द फंड्स दैट आई मैनेज. So which is the focused fund, the large cap fund, the financial services fund, and the Mhm. technology fund. And at the same time, I also have some exposure to index Okay, funds. okay. And do you invest in, so what about the remaining 40%? तो equity अगर आपका से 50 to 60% है, तो बाकी आपका 40% allocation किस में जाता है? So that's a part of fixed income. So वहाँ पे एक larger contribution EPFO में चले जाता है, which is fixed Right. in nature. And apart from that मैंने एक down payment किया है for the house that I'm Okay, staying in. okay. Fair enough. So, It's a real estate. real It's estate, real yeah, estate sure, sure. effectively. Okay. You've been talking about focused fund, हितेन जी. So, आप हमें ये बताइए कि एक focused fund एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए क्यों ज़रूरी है? आप भी focused fund में इन्वेस्ट करते हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, तो for you probably because skin in the game and you're very passionate about it, right? लेकिन क्या एक इन्वेस्टर के Yeah. पोर्टफोलियो में focused fund होना चाहिए, और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ लार्ज कैप फंड? क्योंकि आई थिंक अगर हम फोकस फंड का पोर्टफोलियो देखें तो उसमें भी ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स को ही रहता है. तो टेल अस हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ लार्ज कैप फंड? श्योर नम्रता. सो नम्रता, जैसे आपने आपका एग्जांपल लिया कि जहाँ पे आप यू आर ओके टू बाय मिड एंड स्मॉल कैप्स इवन इफ द वैल्यूएशन इज या रिलेटिवली ऑन द हायर साइड because you are okay to take higher risk, you have duration is on या your side, you're okay to invest for 8 to 10 years, things like that. So focus fund भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में फिट होता है. सी नम्रता, क्या होता है कि कोई भी हम अगर फंड देखें तो अगर हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं कोई भी फंड को तो तो रिटर्न्स भी कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो जाते हैं. ओके. अगर अगर मैं कोई जैसे मैंने आपको जैसा आपने मुझे एक सवाल पूछा कि लार्ज कैप इंडेक्स जो है वो 100 स्टॉक्स का है. अगर मेरे लार्ज कैप फंड में 80-90 स्टॉक्स अगर हो गए
तो फिर नेचुरली वो डाइवर्सिफिकेशन इतना हो गया कि आई विल एक्चुअली गिव यू रिटर्न्स समथिंग सिमिलर टू द इंडेक्स फंड और so similarly any of the funds if you see वो डाइवर्सिफिकेशन के तौर में रिटर्न्स कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं और नम्रता जी मतलब एज अ जो हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं हमारा काम ही वो है कि एवरी डे वी सी न्यूज़ फ्लोज वी एनालाइज कंपनीज वी सी वेयर वी आर फाइंडिंग बेटर रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज एंड थिंग्स लाइक दैट सो अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट हो एक फोकस फंड जैसा प्रोडक्ट जहाँ पे आप रेगुलेटर बोलता है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही ले सकते हो विच मीन्स के मैं डाइवर्सिफिकेशन नाम के लिए बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कर सकता विच मीन्स के मुझे ये प्रोडक्ट एनकरेज करता है कि हितेन आप क्लियर हो करो माइंड में कि ये स्टॉक्स आपको पसंद है या नहीं यहाँ पे कोई मिडिल पाथ नहीं है कि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव भी लग रहे हैं नेगेटिव भी लग रहे हैं चलो मैंने 1% ले लिया चलो मैंने 1.5% ले लिया यहाँ पे हितेन आप बैठे सोचे और आप फाइनल कीजिए कि आपको ये स्टॉक पसंद है कि नहीं पसंद है बिकॉज थेरोटिकली अगर 30 स्टॉक पोर्टफोलियो है तो एवरेज वेट वहाँ पे एक 3% वेट रहेगा 3.5%. So which means that you are encouraging me to back my conviction and take those concentrated bets. Because हम जब एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो हम रिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर वेयर वी इंश्योर दैट इट गिव्स अ रिस्क एडजस्टेड मैनर में हमें अच्छी रिटर्न्स आए सो हम हमेशा वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करके कहीं ना कहीं रिटर्न्स भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं बट फोकस फंड जैसा ऐसा फंड है जहाँ पे प्रोडक्ट इटसेल्फ इन्वेस्टर इटसेल्फ हमें एनकरेज करता है कि आई एम ओके टू टेक दैट हाई रिस्क आई एम ओके टू बैक योर कन्विक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे रिटर्न्स बनेंगे जैसे आपके जैसे नम्रता जी आपने बताया ओके टू टेक दैट रिस्क ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप तो वैसे ही इन्वेस्टर्स जो है उसके ओके आई एम ओके टू टेक कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स I believe in the India story. I have time on my side. I believe in the fund manager. I believe in their research. So I'm encouraging them to take those concentrated bets and back their own conviction. Okay. So then focus fund is meant for those kind of investors जिसे stocks लेने की बहुत इच्छा होती है तो which वो जो high risk high return category. Okay, and also let's talk a little bit about IT stocks, हितेन जी, क्योंकि अभी हमने recent जो fall देखा है in the IT stocks, do you think ये एक investing opportunity है investors के लिए? Because अगर मुझे IT stocks खरीदने हैं, do you think this would be a good time? Yes, मैं मेरे फंड में ओवरवेट हूँ IT सेक्टर इट्स अ पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड आई थिंक जो अभी कंसर्न है IT सेक्टर के लिए रिगार्डिंग AI जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स आएंगे और इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो TCS इन्फोसिस लाखों में इंजीनियर्स हायर करते हैं उनका काम तो AI एजेंट ही कर लेगा तो अल्टीमेटली दे विल लूज देयर बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट पर एक बात याद रखिए कि ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है ये 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है विच हैज गॉन थ्रू मेनी सच टेक्नोलॉजी चेंजेस पहले 2016 में एक डिजिटल वाज द न्यू बज़वर्ड जहाँ पे कहते थे कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज आई है और जो ट्रेडिशनल काम करते हैं सो दैट इंडस्ट्री विल एक्चुअली डाई डाउन उसके पहले इंटरनेट बूम आया था वहाँ पे भी ये चैलेंज थी कि देयर विल बी लेस नीड फॉर इंजीनियर्स एंड IT सेक्टर विल सफ़र बट हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक सर्विसेज इंडस्ट्री है ये कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है जो आउट ऑफ फैशन हो जाएगी ये कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो तो अपने क्लाइंट्स को ये लोग हेल्प करते हैं टू मूव फ्रॉम ओल्ड टेक्नोलॉजी टू न्यू टेक्नोलॉजी and hence to write off an industry just because there is a technology change is going far-fetched. Definitely ऐसे phase में there will be different winners and losers. Companies जो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके जो कंपनीज नई टेक्नोलॉजीज में बिफोर टाइम इन्वेस्ट करेंगे जो अपने वर्कफोर्स को स्किल कर पाएंगे दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट हियर So I think, in fact, these kind of news just provide very attractive valuations.
many of the large companies are available at 5 to 6% FCF yield. FCF yield मतलब जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है जी। कंपनीज, मतलब उनके डिविडेंड्स होंगे 4-5% जी। डिविडेंड. आज आप एफडी में पैसा डालते हो तो आपको 6-6.5% का इंटरेस्ट रेट Okay. मिलता है, उस पर आप टैक्स अच्छा। भरते हो. यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है आपको 4-5% का, और एक ग्रोइंग एसेट मिल रहा है. So in that sense, I think the current news flow provides attractive Opportunities. opportunity in this sector. So I am overweight in my Okay. funds in Okay. this sector. So just we are nearing the fag end of our conversation, हितेन जी. अब ये बताइए कि अगर एक ऐसी एएमसी है जिसके आप फंड्स मैनेज कर पाए आउटसाइड ऑफ इन्वेस्को, वो कौन सी एएमसी होगी? इन इंडिया ऑफ कोर्स. Uh, let me sure. So honestly, एक फंड मैनेजर के लिए एक एएमसी एक प्लेटफॉर्म है. काम तो वही सेम रहता है, जहाँ पे you get excited researching on companies, reading about news flows, analyzing companies, and then putting money to work. So उस तरह से our work is the same. I think अगर मैं कोई AMC सोचूं तो any AMC which has got a strong research backing, which has got a strong Okay. team, because ultimately this is also a teamwork. All the people in the research contribute in their respective sectors, which actually proves to be tools for the fund manager where he invest. तो आई थिंक कोई भी बड़ी एएमसी हो, टॉप 10 टॉप 15 एएमसी में से जिसके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च हो, एक डिसेंट प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे अच्छे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो, so that you can actually contribute to those investors, I think is okay. So I don't have a specific name for you, Namrata, but I gave you I gave you what will I look Sure. for a mutual fund when I'm looking towards working with any Okay. mutual fund. Okay. So any regrets in your personal investment journey, हितेन जी? I mean, आपने बोला कि आप of course आपने बहुत जल्दी शुरुआत करी, and also आपकी family के through भी you were able to invest in stocks at a very young age. But do you have any regrets when it comes to your personal investment journey? Yes, Namrata. I remember during COVID, it was a difficult time जहाँ पे markets were correcting every day Yeah. big time. तो मैंने पास्ट साइकिल से ये तो सीखा था कि ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए. So I was at that point in time I was actually investing into index funds. But I think उस वक्त अगर मैंने एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट किया होता, then I would have made more returns. Okay. Because वो एक ऐसा टाइम पीरियड था फ्रॉम FY 15 to 20, जहाँ पे द इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल, एंड समहाउ द इंडेक्स फंड्स वर डूइंग स्लाइटली वर डूइंग एक्चुअली बेटर देन द एक्टिव फंड्स. बट when the economy bounced back, अब लास्ट 5 साल में देखोगे तो many of the active funds have done far better than the index funds. So एक regret बोलो या learning ये थी कि when the economy is doing well, you should actually invest into active funds, because there will be new emerging sectors जहाँ पे active fund managers can take those active bets, and which will help in returns. Cool. Thank you so much. So we are moving to the second segment of our conversation, which is the last segment, which is the rapid fire. So हितेन जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप उनका एक वर्ड या एक सेंटेंस में जवाब दीजिए. ऑफ कोर्स फील फ्री टू इलैबोरेट अगर आपको लगता है कि आपको एक लॉन्गर आंसर देना है, बट सिंस दिस इज रैपिड फायर वी गोना गो रियली फास्ट. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम शुड गो इनटू म्यूचुअल फंड्स? 10 to 30% at least. Okay. Low income earners, debt fund या equity funds first? पहले क्या होना चाहिए? Debt Okay. funds. 50,000 salary, how many funds are enough? कितने funds बहुत हैं portfolio में? 3. Okay. Maximum number of mutual funds in an investor's portfolio? Not more than 10. Okay. Across all categories? You're saying across all categories, equity, debt. Yes. Okay. Yes, 10 to 12, Okay. I guess. Higher income means higher risk taking, yes or no? I already know the answer, but Yes, but as I said, that it's also important to know the person more, his goals, his requirements, his aspirations, but assuming everything else okay, high earners is High risk. high Okay. risk.
जो बोनस इनकम आती है, बहुत लोगों को बोनस मिलता है, शुड दैट बी इन्वेस्टेड डिफरेंटली फ्रॉम सैलरी? अलग तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? Oh, definitely. ओके, कैन टेल अस हाउ? यस बिल्कुल, क्योंकि हाँ, क्योंकि आपके बोनस इनकम तो आपने आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, राइट? आपने, बिकॉज दैट्स ओवर एंड अबाउ योर फिक्स्ड इनकम. दिस फिक्स्ड इनकम इज Yeah. इंश्योरिंग दैट यू मीट योर daily requirements. So this is something which you are getting over and above your fixed income. So यहाँ पे obviously the contribution to mutual funds should be very high. इफ इनकम इज इरेगुलर तो SIP करना चाहिए, लमसम करना चाहिए? I think SIP करना ही चाहिए. Maybe the quantum can be lower, and whenever you get a higher income, you can Top it up. add to it. But I think SIP तो definitely करना ही चाहिए. फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि फ्रीलांसर्स इकोनॉमी इज रियली बिग, बेस्ट म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? Yeah. I think it's same what I said for everyone. SIP ensure कीजिए कि आपकी SIP हो एटलीस्ट 10 to 20% जितना आपकी इनकम हो. इरेगुलर इनकम भी हो तो भी आप एटलीस्ट एक फिक्स कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें SIP में. एंड जो मंथ में आपका अच्छा इनकम आया हो, आई थिंक देयर यू कैन ऑलवेज टॉप अप योर Okay. SIP. वन इनकम हाउस होल्ड वर्सेज डबल इनकम हाउस होल्ड, क्या अप्रोच अलग होनी चाहिए? No, it's ultimately household income. फिर ultimately it's household income because your expenses will also be shared between the two, so your income has to also be clubbed. So I think you should look at household income. ओके, क्या जैसे जैसे इनकम बढ़ती है डेट एलोकेशन कम होना चाहिए? बिल्कुल. All Yes. right. Wonderful. Thank you so much, Hitenji. I think it was a wonderful conversation. I think I'm hoping कि इस podcast के through जितने भी हमारे viewers हैं across different income levels, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो. So thank you so much for your time again, and we hope we can get you back again with a different topic, different theme. Yeah. Thank you so much. No, thanks a lot, Namrata. I really enjoyed interacting with you, and I hope our conversation helps people on your channel. Absolutely. Likewise. Thank All you so the much. best. Take care. Bye-bye. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Hiten. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. आज का हमारा टॉपिक था कि अलग अलग इनकम लेवल्स पे आप अपनी म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने मिस्टर हितेन से उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बात करी एंड हाउ ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. तो ही सेज कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत जल्दी शुरू करी थी, लेकिन 2003 से वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोस्टली अराउंड द बुल रन टाइम. एंड ही सेज कि तब वो ज़्यादा IPOs में इन्वेस्ट करते थे फॉर लिस्टिंग गेन्स, लेकिन तब उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं होता था, स्ट्रक्चर नहीं होता था, एंड ही वाज नॉट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. अब उनके इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सिस्टमिक हैं, ऑटोमेटेड हैं, एंड ही डज अ लॉट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स थ्रू SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स. उनके जो मेन फंड्स हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं द फंड्स दैट ही मैनेजेस. तो वो लार्ज कैप फंड्स, फोकस फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स आर द वंस दैट ही लुक्स एट. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग द राइट अमाउंट ऑफ मनी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मिस्टर हितेन सेज कि जब आप यंग होते हैं तब आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स्ड रिडेम्पशंस हुए तो वो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं. ही सेज कि अगर आप 20 और 30 के बीच में हैं तो आप अपना 20 से 25% इनकम का एक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप उनके लिए एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करिए. ही सेज कि ग्रेजुअली आपको जो है अपना ये 25 to 30% बढ़ाना चाहिए एज योर इनकम इंक्रीजेस. ही ऑल्सो सेज कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका रिस्क एपेटाइट भी बढ़ता है, बट बिकॉज जब आप यंगर होते हैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं होती हैं. ही सेज कि कितना परसेंटेज इक्विटी में डालना चाहिए आप 100 माइनस एज रूल के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर हितेन से पूछा कि इक्विटीज़ में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए विद लो सैलरी, तो व्हाट शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट. तो मिस्टर हितेन सेज कि सबसे पहले तो आपके पास एक 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो आप शॉर्ट टर्म डेट और आर्बिट्राज फंड्स में डाल सकते हैं. फिर जो है आप इंडेक्स फंड से शुरू करिए, दैट शुड बी लाइक योर फर्स्ट फंड, क्योंकि तब आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते. एक बार आप थोड़ा समझते हैं म्यूचुअल फंड्स को तब आप लार्ज कैप फंड्स की तरफ ग्रेजुएट करिए. उसके बाद अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेना है तब आप मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड मल्टी कैप फंड्स. अब अगर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड्स चाहिए
तब आप फोकस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर हितेन से ये पूछा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि अगर मेरी सैलरी या मेरी इनकम हर साल नहीं बढ़ रही है तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बढ़ा सकती, एंड देन व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। तो ही सेज कि अगर आपकी इनकम नहीं भी बढ़ रही है तो एटलीस्ट आपको अपनी SIPs को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जब आप SIP करते हैं तो डिसिप्लिन तरीके से आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स हर महीने मिल रही हैं जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगी। तो ही सेज कि अगर आपकी इनकम नहीं भी बढ़ रही है तो प्लीज़ अपनी SIPs को ज़रूर कंटिन्यू करिए, जिससे कि आप एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से अपनी एग्जिस्टिंग इनकम से इन्वेस्ट कर पाएँ। फिर हमने मिस्टर हितेन से ये डिस्कस किया कि उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था अबाउट इम्प्रूविंग असेट क्वालिटी एंड एक्सपैंडिंग क्रेडिट साइकिल in India's public sector banks. So what does he mean by this? Mr. Hitin says कि अगर हम कोविड से पहले के टाइम का सिनारियो देखें तब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक्स फेस करते थे वो NPAs, विच इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो इस कि उस टाइम में डिफॉल्टर्स बहुत होते थे एंड बैंक्स की बैलेंस शीट में NPA काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन कोविड के बाद से हमने ये सिनारियो थोड़ा चेंज होते हुए देखा है, वेयर वी आर सीइंग कि अब बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी क्लीन है, NPAs काफ़ी कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम एक एक्सपैंडिंग फाइनेंशियल साइकिल में हैं जहाँ पे बैंक्स अब जो है फ्रीली लेंड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि दे होल्ड अ वेरी बिग परसेंटेज इन द इंडेक्स। तो इसकी वजह से जो है क्योंकि अगर आपने लार्ज कैप फंड्स या ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको भी म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर ये सेक्टर अच्छा करेगा ऑटोमेटिकली योर फंड्स विल आल्सो परफॉर्म वेल। फिर हमने मिस्टर हितेन के साथ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में बात करी और कब एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए ना। मिस्टर हितेन सेज कि आपको आइडियली अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस तब करना चाहिए जब आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो रहे हैं, बिकॉज लेट्स से कि अगर आपका भी रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है, आपके फाइनेंशियल गोल्स और लॉन्ग टर्म है, तब आप मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, फोकस्ड फंड्स या PMS जैसे प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। सो बेसिकली रीबैलेंसिंग हैपन्स बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स। फिर हमने मिस्टर हितेन से उनके पर्सनल पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन के बारे में डिस्कस करें। मिस्टर हितेन सेज कि उनके पोर्टफोलियो में 50 to 60% जो है उन्होंने एक्विटीज में इन्वेस्ट किया, मोस्टली इन हिज ओन फंड्स जो वो मैनेज करते हैं, विच इज फोकस्ड फंड, लार्ज कैप फंड, फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एंड टेक्नोलॉजी फंड। उसके अलावा उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो रिमेनिंग पार्ट है वो डेट फंड्स या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में है, और उनका थोड़ा पैसा जो है वो उनके घर के लिए भी उन्होंने यूज़ किया है। ही सेज कि अगर आपको फोकस फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यू शुड बी विलिंग टू टेक कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, क्योंकि जो फोकस फंड्स होते हैं वो हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड्स माने जाते हैं। फिर हमने मिस्टर हितेन से अंत में पूछा अबाउट एनी रिग्रेट्स ही हैज़ अबाउट हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, एंड ही सेज कि 2020 में जब कोविड हुआ था तब उनका काफ़ी एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इंडेक्स फंड्स में था, एंड ही रिग्रेट्स दैट। ही सेज कि अगर उन्होंने शायद एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट किया हो उनका पोर्टफोलियो रिटर्न्स बेटर होता, बिकॉज एक्टिव फंड्स हैव डन better since 2020. So that was about it, guys. Thank you so much for watching this video. I do hope आप सबको एक अच्छा strategy मिला हो in terms of कैसे आपको अपना mutual fund portfolio manage करना चाहिए at different income levels. So thank you so much again for watching this video. Please इसको like करिए, share करिए। अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो please do subscribe to Mutual Funds with Grow, and I'll see you again next week. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.